साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के अंदर जिस प्रकार से नेपाल के अंदर अभी आप सभी लोगों ने हिंसा प्रदर्शन देखी, जिसमें जनता और पुलिस जो वहां का प्रशासनिक सेवा है उन दोनों के बीच में एक अजीब ही प्रकार से क्लैश हम सभी लोगों ने देखा। हमने नेपाल में तो यहाँ तक देखा कि नेपाल के अंदर के जो भी वहाँ के मंत्री लोग थे, वहाँ की जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और संसद भवन में आग लगा दी। तो इसी के प्रदर्शन पे जस्ट अभी फ्रांस के अंदर भी यही जोर शोर से वहां पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। फ्रांस के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के पीछे का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है कि वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। उस बिल के अंदर यही था करना कि लगभग 44 बिलियन डॉलर जो एक्सपेंड किया जा रहा था फ्रांस के ऊपर, जो पब्लिक के ऊपर, उसको कट करना था। दूसरा था कि जितना एक साल के अंदर छुट्टी मिलती है उसमें से 2 छुट्टी को कम करना, और उसके बाद पेंशन धारी जितने भी लोग जो थे, जैसे बुजुर्ग हो गए, तो उनका पेंशन खत्म करने की यहाँ पर बात हो रही थी। लेकिन अभी हम सभी लोग समझेंगे कि अभी फ्रांस जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्री को आखिर इस बात की अब क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि फ्रांस के अंदर इस प्रकार के डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, फ्रांस के अंदर जब से कोरोना काल आया है, तो जिस टाइम से कोरोना का वेव निकला है उस टाइम से अभी तक लेकर अभी तक बहुत सारे यूरोपियन ऐसे देश हैं जिनका पूरी तरीका से इकोनॉमिकली एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं आ रहा है। उनका हमेशा से इकोनॉमी जो है वह नीचे के और नीचे ही जाते जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हालात ठीक नहीं है उस देश के अंदर। हालात ठीक न होने से मतलब ये हो गया कि जो जीडीपी जो है वह 110% पर चल रहा है। यह 110% उस देश के लिए तो ठीक है जिसके यहाँ पे आमदनी अच्छी खासी है, फॉरेन रिजर्व आ रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जा रहा है, मतलब जिस देश का इकोनॉमिकली कंडीशन स्टेबल हो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन फ्रांस जो पहले से ही रिसेशन में चल रहा है, अब उस देश में जीडीपी इतना ज्यादा जो ग्रोथ है वह एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो स्वीडन के तरह इसको भी डिफॉल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको खुद को डिफॉल्टर अपने तरीका से इसको अलाउ करना होगा। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन कंट्री की बात हो, और उसमें भी अभी हम सभी लोग यूरोपियन यूनियन कंट्री के बारे में टोटल हालात जान रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने खुद सैंक्शन और टैरिफ, 2 ऐसी वर्ड का दूसरे देशों पर इतना ज्यादा प्रभाव डालते जा रहे हैं कि बहुत सारी देशों का इकोनॉमिकली कंडीशन और ज्यादा खराब होते जा रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण यह स्पष्ट रूप से है कि हमें भले ही दूर से हर चीज नजर नहीं आए, लेकिन जब हम देखने का प्रयास करते हैं उस देश के आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा चुका है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम लोग बात करें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के ऊपर मुश्किल घड़ी लगा रहा है। वह इसलिए क्योंकि अगर यूरोप के अंदर सबसे जो सस्ता तेल था, अगर कोई प्रोवाइड कर पाने में वहां पर सक्षम था, तो वह कोई और देश नहीं, वह देश मुख्य रूप से रूस ही था, जो इतने सारे सस्ते दामों पर पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्री को अपना तेल, गैस, ये सारी चीज, यूरेनियम और अन्य एक्स्ट्रा चीजें बेचकर उनसे ज्यादा से ज्यादा ये यूरोपियन यूनियन वाले मुनाफा कमाते थे। जब मुनाफा ये लोग कमाने लगे तो एक प्रकार से उन लोगों के बीच में आखिर अब एक्चुअली में ये लोग दुश्मन मानते हैं रूस को, जबकि तेल की आपूर्ति, जितनी भी चीजों की आर्थिक आपूर्ति है, वह आपूर्ति वहीं से करना है। ये सारी कंडीशन को देखते हुए अब जब से यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ है, तो एक तो यह अपने देश के लोगों का टैक्स का पैसा निकालकर यूक्रेन के युद्ध में लगा रहे हैं। वहां पर यूक्रेन की साना बसाना पूरी प्रकार से मदद किए जा रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से और तेल भी बंद है, तो इन लोगों को तेल गैस भी महंगा ले लेना पड़ रहा है। मतलब उस युद्ध का जो प्रभाव है एक प्रकार से नहीं, दोनों साइड से इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यह हालात ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के, ये फ्रांस के लिए है, यह हालात मुख्य रूप से ज्यादा यूरोपियन यूनियन कंट्री में लगभग देशों के पास हैं। और इसके पीछे
एक बहुत बड़ी थ्योरी यह है कि आप अमेरिका जैसे देश के इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो वह यूरोपियन यूनियन देश में जो नाटो का जो नियम लेके आया, वह नाटो क्या था? वह नाटो यही था कि आप लोग अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं कीजिए। आपके ऊपर जितना भी डिफेंस का खर्चा होगा वह तो हमारा फोर्स आपका फोर्स एक ही रहेगा, हमारा हथियार आपका हथियार एक रहेगा। तो ये सारी चीजें जो संयोग बनती रही, वह संयोग कहीं न कहीं तो आकर नुकसान देती। तो वह नुकसान कब देगी? वह नुकसान देने के लिए अब वह टाइम ज्यादा तरीका से निकल कर आ रहा है। तो फ्रांस के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस प्रोटेस्ट का नाम ही लोगों ने दे रखा था ब्लॉक एवरीथिंग। मतलब अपने भाषा में बोले तो पूरी प्रकार से चक्का जाम, इकोनॉमिक कंडीशन का एक भी काम होगा ही नहीं। और जैसे ही यह कानून को इंट्रोड्यूस किया गया तो देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया। तो विरोध प्रदर्शन जैसे ही स्टार्ट हो गया तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे फ्रांस के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ऐसा नहीं है कि शौक से दे दिया, वहां पर एक संविधान के अंदर रूल है, आर्टिकल 49.3। वह रूल कहता है कि अगर आप कोई बिल पास करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के पास एक स्पेशल शक्ति है जिसके द्वारा वह बिल पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लेकिन वह बिल पास करने के साथ ही ऑटोमेटिक उस देश के अंदर उनको फिर से बहुमत साबित करना होगा। मतलब नो मोशन कॉन्फिडेंस वहां पर लागू हो जाएगा। अब जैसे ही यह लागू होगा, आपने बिल पास किया, वह लागू हो गया, और लागू हो गया और आप अगर मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको अपने ऑटोमेटिक वहां से इस्तीफा दे ही दीजिएगा, क्योंकि आप मेजोरिटी नहीं फिल कर पाए हैं। तो यही हुआ वहां के पुराने प्रधानमंत्री के साथ। उन्होंने यह बात बिल तो पास कर दिया, लेकिन बिल पास करने के साथ ही मेजोरिटी नहीं साबित कर पाए, तो उनकी तो जॉब गई। और ऐसे ही नहीं, 1 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री लगभग हटाए गए हैं। ये जो प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल 9 महीना का रहा। मतलब कि ये जो बिल है, बिल जिसके कारण ये सारे के सारे प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए जा रहे हैं। और इस्तीफा देने के पीछे का मेन कारण यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, वह बता तो रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि जो मैक्रोन की जो सरकार थी, वह भी सरकार कोलिब्रेशन की सरकार थी, सहयोगी दलों के सहयोग से लेकर बनाया गया था। इसीलिए आपको पता होगा कि 2024 ने मैक्रोन यह सोचते हुए वहां पर इलेक्शन करवाएं कि हम इस बार मेजोरिटी में आ जाएंगे, लेकिन फ्रांस के अंदर मेजोरिटी में मैक्रोन की पार्टी आने के उलट ये होता है कि उनकी और सीटें कम जाती है। इसलिए वहां पर ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अब ये और इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री को आनंद फानंद में बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देना पड़ता है। दूसरी साइड नाटो के जितने भी कंट्री हैं, वह 5% कुल जीडीपी का उसके अंदर डालना है। तो और फ्रांस नाटो कंपनी जो नाटो है उसका सदस्य हैं, तो उनको भी ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आज और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। उसके आगे ये बात भी अब हम सभी लोगों को समझना होगा कि अभी जो खुद मैक्रोन है, कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज के माध्यम से बताया था कि मैक्रोन अपने देशवासियों को ये भी बताए कि आपको अब जल्द से जल्द पूरे देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, वह हॉस्पिटल को तैयार रखिए। हो सकता है 2026 मार्च आते हमको युद्ध में जाना पड़ जाए, या वह एक पूरे संगठन की बात बोल रहे थे। तो हॉस्पिटल को तैयार करने में, उतना मरीज को लाने में वहां पर खर्च होगा, तो खर्च कहां से एक्सपेंड किया जाएगा? देश की इकोनॉमिकली कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी यह कहा जा सकता है कि उस देश के अंदर स्थिति दिन पे दिन और ज्यादा बिगड़ते ही जा रही है। जिस बिल के कारण लगभग 5 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, उसी बिल के कारण अगर यह बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई तो, लेकिन यह बिल को वहां के जनता को लग रहा है कि मैक्रोन सरकार जो है वह कोई न कोई जुगाड़ लगाकर
यह बिल को पास करवा ही देगी, लेकिन जीडीपी तो गिरते ही जा रही है उस देश की। और ये सारे कंडीशन के लिए विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। जितने भी कूड़ा कचरा का डब्बा है वह पुलिस के ऊपर फेंका जा रहा है। पुलिस जो है वह जनता को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, और इसके अंदर मौन समर्थन वहां के जितने भी न्यूज पेपर हैं, न्यूज वाले हैं, वह मौन समर्थन अपना ये बिल के विरोध में दे रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी देश को उनको दिया जाए सुविधाएं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वह सुविधाएं के कारण जब देश के ऊपर बोझ बनने लगता है, उसे हटाया जाए तो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को देखा जाता है। अभी माइक्रोन की सरकार एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव तो कर लिए हैं, लेकिन आगे अब इसमें और क्या होगा, कब तक शांति स्थापित होगी, इसके बारे में हमारे पास जैसे ही न्यूज आएगी हम सभी लोगों को जरूर से जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।